हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सब अच्छे होंगे। वेरी सिंसियर अपॉलॉजीज फॉर मिसिंग आउट द लास्ट व्लॉग ऑन लास्ट फ्राइडे। आई वाज वेरी बिजी पैक्ड थ्रू आउट द वीक, सो कुछ पोस्ट नहीं कर पाया। सो इस वीक के लिए मैं आपको एक छोटा सा रिकैप बना रहा हूँ, जो कि अभी लास्ट उत्तराखंड ट्रिप थी और वो ट्रिप मैंने कैसे प्लान किया, कैसे एग्जीक्यूट किया, वो सारी चीज़ें मैं इस छोटी सी वीडियो में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। होपफुली आप सबको अच्छी लगेगी। हुआ कुछ ऐसा कि 15 अगस्त जो इस साल पड़ा वो ट्यूसडे के दिन पड़ रहा था, मंगलवार को, और अगर सोमवार को ऑफ लेते तो 4 दिन की लगातार छुट्टियां हो रही थी। और 4 दिन की छुट्टियों में आप काफ़ी अच्छा एक ट्रिप प्लान कर सकते हो। तो ये छुट्टी मैंने ले रखी थी और दोस्तों को, फैमिली को, सबको कम्युनिकेट कर रखा था कि भाई इस बीच में कुछ करना है, कहीं चलना है। बट एट द सेम टाइम उत्तराखंड और हिमाचल दोनों में ज़बरदस्त बारिश हुई और काफ़ी सारी लैंडस्लाइड की घटनाएं सुनने को मिली। और धीरे धीरे करके हुआ ये कि सभी ने प्लान अपना कैंसिल कर दिया। अब 4 दिन की छुट्टियां हैं और मैं घर पे बैठा रहूं, ये तो पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। उत्तराखंड में जो डेस्टिनेशन डिसाइड किया वो थी धनौल्टी। 12th की मॉर्निंग में अराउंड 8:30 मैंने घर से शुरुआत किया और सोलो ही था। कुछ बेसिक सामान मैंने रख लिए, कपड़े और एक बेडिंग की, जस्ट इन केस अगर गाड़ी में सोना पड़े तो। और ये जर्नी मैंने शुरू कर दी। गाड़ी में तेल भरवाया और हवा चेक कराने के बाद आगे बढ़ा। रास्ते में एक जगह सिकंजी भी पी और 60 रुपए की सिकंजी थी, थोड़ी मुझे महंगी लगी बट इट वॉज ओके। गाड़ी की कंडीशन भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दे रही थी, बट इतना कॉन्फिडेंस तो था कि हाँ ठीक है, वापस आ जाऊंगा सक्सेसफुली, गाड़ी कहीं बीच में परेशान नहीं करेगी। सर्विस भी ड्यू थी, स्टेपनी का भी शेप सही नहीं था। एक रैंडम प्लेस पे मैं रुका जस्ट टू सेटल डाउन थिंग्स एट द बैक। गाड़ी में से कुछ आवाज़ आ रही थी, पीछे सामान रखा हुआ था, तो मैं रुका और वहाँ पे एक बाबा जी थे, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सेटअप बना रखा था रहने के लिए। बरगद के पेड़ की जटाओं के बीच में उन्होंने अपनी कुटिया बना रखी थी और काफ़ी अच्छा उन्होंने आसपास गार्डन सेटअप किया हुआ था। तो जस्ट टू एक्सपीरियंस की किस तरह से वो रहते हैं, मैंने उनके पूरा सेटअप का टूर किया। काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा उनसे व्यवहार भी बन गया। तो उनसे विदा लेने के बाद मैं आगे बढ़ता रहा बराबर, लगभग नॉन स्टॉप। थोड़ा बहुत कुछ स्नैक्स वगैरह खाए, सबवे में सैंडविच खाई और वहाँ का कबाब भी ट्राई किया जो उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है। वेज कबाब उतना एक्साइटिंग नहीं था बट इट वाज ओके जस्ट टू फिल द टमी, क्योंकि खाने के ऑप्शंस जो भी दिख रहे थे वहाँ थोड़ा हाइजीन फैक्टर मुझे दिख रहा था, इस वजह से मैंने सबवे में ही खाना प्रेफर किया। सबवे से निकलने के बाद मैं पहाड़ों पे चढ़ चुका था और रोड धीरे धीरे मिस्टिक होती जा रही थी। मिस्ट की वजह से ड्राइविंग थोड़ी डिफ़िकल्ट हो रही थी और बराबर बारिश हो रही थी। मिस्ट और बारिश के बीच में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मैं गेस्ट हाउस तक तो पहुंच गया। गेस्ट हाउस की हालत देख के मुझे लगा कि शायद 1000 रुपीज़ इसका ज़्यादा होगा। मैंने थोड़ा बार्गेन किया तो वो 800 पे एग्री हो गए और वो भी एक रात के लिए। उन्होंने बोला कि कल तो 15 अगस्त की छुट्टियों की ट्रैफिक आने लग जाएगी, तो कल से इसका रेट डबल हो जाएगा। बहुत सारे उन्होंने पैंतरे दिखाए। उसके बाद एनीवे मैं रूम में रुक गया। रूम की रेटिंग जो थी इसकी वो मैं 1 आउट ऑफ 5 दूंगा, क्योंकि 800 में भी एटलीस्ट आप एक टेबल तो डिज़र्व करते हो। मुझे लगता है जितना कुछ बचा हुआ था उनके पास सामान, वो सब लगा के उन्होंने ये रूम बना दिया था
एक ड्रेसिंग टेबल दे रखी थी जिसका कोई पर्पज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बेडशीट फटी हुई थी, उसमें स्पॉट्स थे स्टेन्स के। और दूसरा कि जो वहाँ की वेदर थी मिस्टी, वो एक्चुअली क्लाउड थे, और उन क्लाउड की वजह से क्या हो रहा था कि वो क्लाउड जहाँ भी घुसते थे पूरा गीला कर देते थे। तो मुझे उन्होंने बोला था, होटल ओनर ने, कि आप रूम बंद करके ही रखिएगा, नहीं पूरा रूम गीला हो जाएगा। और उनका जो रेस्टोरेंट था वहाँ पे मैंने देखा था, तो चूँकि वो खुला हुआ था पूरा, इसलिए वो बार बार वो पानी निकाल रहे थे अंदर से, क्योंकि बादल घुस जाते थे तो वो पूरा गीला कर देते थे। कुछ टाइम तक तो इस वेदर को मैंने काफ़ी इन्जॉय किया, मिस्टिक वेदर थी। बट उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि एक तो यहाँ पे पूरा टाइम सीलन रहेगी और बारिश होती रहेगी, प्लस क्लाउड्स की वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी लो थी, तो बाहर निकल के कुछ देख पाने का भी ऑप्शन नहीं था। तो रात में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि सुबह यहाँ से चेकआउट करके एटलीस्ट इस तरफ जाऊँगा जहाँ पे क्लाउड ना हो, थोड़ा सा लो एरिया हो या हायर एल्टीट्यूड हो जिसमें कि क्लाउड ना मिले। तो मॉर्निंग में मैंने वहाँ से चेकआउट कर दिया। चेकआउट करते समय होटल ओनर ने मुझे ऑफ़र किया कि ठीक है, आप इसी टैरिफ पे आप रुक जाओ यहाँ पे। बट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द रूम और वेदर, मैंने सोचा कि मूव करना है यहाँ से। सो मॉर्निंग में मैंने कुछ उत्तराखंड के ही फ्रेंड्स को कॉल किया, उनसे सजेशन मांगा कि अभी धनौल्टी में हूँ, कहाँ जा सकता हूँ यहाँ से निकल के। तो सभी ने लगभग सजेस्ट यही किया कि आप जहाँ पे हो वहीं रुक जाओ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा हैवी रेन है और लैंडस्लाइड भी जगह जगह हो रही है। बट धनौल्टी की वेदर को देखते हुए मुझे नहीं लगा कि वहाँ पे रुकना वर्थ होगा। सो मैंने सोचा कि धीरे धीरे से ही निकलते हैं इधर से, और शाम तक जहाँ पे पहुँच जाएंगे वहाँ रुक जाएंगे। तो मैं टिहरी की तरफ बढ़ा, क्योंकि टिहरी थोड़ा सा लो है एल्टीट्यूड वाइज, तो वहाँ पे बादल नहीं मिलने की चांसेस थे, और हुआ भी ऐसा ही। टिहरी काफ़ी मतलब खुला था और इवन धूप भी निकली हुई थी। वहाँ पे काफ़ी सारी टिहरी डैम पे मैंने फ़ोटो ली। ट्रैफिक टूरिस्ट का टिहरी डैम पे बिल्कुल नहीं था, रीज़न बीइंग कि ऋषिकेश के आसपास कहीं लैंडस्लाइड हो गई थी जिससे पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया था। इनफैक्ट पेट्रोल भी लेने में मुझे दिक्कत फील हो रही थी, क्योंकि पीछे से ट्रकें नहीं आ पा रही थी, तो तेल की सप्लाई भी उससे अफेक्ट हो रही थी। तो एक पेट्रोल पंप पे मैं गया तो वहाँ पे उन्होंने बोला सिर्फ 500 का ही तेल मिलेगा। फिर दूसरी जगह गया तो उन्होंने फिर टैंक फुल कर दिया। बट गाड़ियाँ सारी जो हैं वो मसूरी की साइड से आ रही थी रादर दैन ऋषिकेश, क्योंकि ऋषिकेश में लैंडस्लाइड था। एनीवे, टिहरी डैम रिजर्वॉयर पे मैंने काफ़ी अच्छा टाइम बिताया, काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ली। कुछ फ़ोटोज़ मैं डाल रहा हूँ, उसको आप देखिएगा। और फिर वहाँ से मैंने थोड़ा वेदर फोरकास्ट चेक किया, तो मुझे लगा कि यमुनोत्री की साइड निकला जा सकता है। ये सोच के फिर मैं यमुनोत्री की तरफ मैंने गाड़ी घुमा दी। टिहरी से यमुनोत्री की तरफ जाना है अगर आपको, तो आपको चंबा होके जाना होगा। चंबा ये उत्तराखंड का एक टाउन है, और रास्ते में मैंने एक वाटरफॉल देखा जिसका नाम राधिका वाटरफॉल है। बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। अगर आप टिहरी के आसपास हैं तो आप आराम से इसको देख सकते हैं। चंबा से फिर हमने NH34 लिया, और NH34 पूरी खाली थी। रीज़न अगेन द लैंडस्लाइड इन द ऋषिकेश, जिसकी वजह से कोई भी ट्रैफिक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा था उस रोड के ऊपर, बिल्कुल ही खाली थी। जिसकी वजह से जो लोग बसेस का वेट कर रहे थे वो किसी से लिफ्ट लेके आगे बढ़ रहे थे। मैंने भी चंबा से ही लोगों को लिफ्ट देना शुरू किया, और तो NH34 पे जब तक रहा तब तक मैंने कई लोगों को लिफ्ट दिया। धरासू से मैंने लेफ्ट टर्न लेके नेशनल हाईवे 134 पे गाड़ी टर्न कर ली, और नेशनल हाईवे 134 से फिर आगे मैं बरकोट की तरफ बढ़ा। बरकोट बेसिकली अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो ये एक स्टॉप बरकोट पड़ता है। इसके बाद अगर यमुनोत्री आपको निकलना है फर्दर आगे, तो आप जानकी चट्टी
तक जा सकते हैं। तो बेस्ड ऑन आप अगर ड्राइव करके आ रहे हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो आप बरकोट में भी रुक सकते हैं। बरकोट से जमुनोत्री का जो डिस्टेंस है वो लगभग 50 किलोमीटर का है, जिसमें से शायद 40 किलोमीटर के आसपास आप ड्राइव करके जा सकते हैं जानकी चट्टी तक, और उसके बाद 10 किलोमीटर का पैदल ट्रैक होता है जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इस रास्ते में बीच में एक जगह मैंने रुक के लंच किया था। उस जगह का नाम है कंडीसौर। कंडीसौर में रुकने के बाद मैंने वहाँ लंच किया, दाल रोटी खाई और फिर आगे बढ़ा। दोपहर के बाद या लगभग शाम होते होते मैं बरकोट पहुँच गया था। चंबा से बरकोट जाते समय रास्ते में कई जगह मुझे ज़बरदस्त लैंडस्लाइड मिली। एक जगह तो ऐसी भी लैंडस्लाइड मिली जहाँ पे जिसके ऊपर से क्रॉस करते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे नीचे से मिट्टी खिसक रही हो, और एक दो जगहों पे जहाँ पे मिट्टी रोड पे आ गई थी वहाँ पे क्रॉस करते समय भी ऐसी ही फीलिंग हुई। हालांकि वहाँ का जो रोड क्लीनिंग मैकेनिज़्म है काफ़ी इफ़िशियंट है। इमीडिएटली लैंडस्लाइड के बाद वहाँ पे डंपर आ जाते हैं, वो सारे मिट्टी हटा देते हैं, मलबा हटा देते हैं, रोड को जल्दी से जल्दी चालू कर देते हैं। बट कुछ जगहों पे ऐसा होता है जहाँ पे रोड ही नीचे चली जाती है, तो वहाँ पे ऊपर से मिट्टी गिरा के उसको कवर करते हैं। तो वो मिट्टी कई बार डालनी पड़ती है क्योंकि वो नीचे सेटल होती रहती है, और वो मिट्टी जब आप ऊपर से जाएंगे तो आपको फील होगा कि वो मिट्टी स्टेबल नहीं है। बरकोट में KMVN के 3 होटल्स हैं। जो मैंने पहला होटल डेस्टिनेशन में सेट किया था वो वहाँ पे रेस्टोरेंट बंद था, बिकॉज ये ऑफ सीजन चल रहा है तो वो काफ़ी सारा चीज़ें शट डाउन कर देते हैं, काफ़ी सारी सर्विसेज शट डाउन कर देते हैं। तो उन्होंने मुझे दूसरे होटल का एड्रेस दिया और बोला आप वहाँ जाके देख लो, आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा और एकोमोडेशन भी मिल जाएगा। जो दूसरा होटल है बरकोट में ही KMVN का, अगेन काफ़ी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ सर्विस एंड रोड से कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। बट व्यू वाइज वहाँ पे आपको व्यूज़ अच्छे नहीं मिलेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा नीचे उतर के है और चारों तरफ काफ़ी बिल्डिंग्स हैं। बट होटल काफ़ी अच्छा था। शाम को वहाँ पहुँचने के बाद फिर मैंने रेस्ट किया। प्लान ये कर रहा था कि नेक्स्ट मॉर्निंग में निकल के मैं जमुनोत्री की तरफ जाऊँगा। जमुनोत्री की तरफ जाने का प्लान था, बट जितना मुझे वहाँ पता चला कि जमुनोत्री की तरफ जाने का रास्ता पूरा बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रही है और कभी भी पत्थर गिर जा रहे हैं ऊपर से। तो गवर्नमेंट ने जमुनोत्री की तरफ जाने वाले जितने भी श्रद्धालु थे सभी को रोक दिया था आगे बढ़ने से। बरकोट में भी काफ़ी लोग रुके हुए थे। सो मैं फिर भी होपफुल था कि मॉर्निंग में निकल के मैं जानकी चट्टी पहुंच जाऊंगा। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ कि मॉर्निंग से ही बारिश हो रही थी वहाँ पे, और वेट करते करते काफ़ी टाइम हो गया और फिर फाइनली मैंने जमुनोत्री जाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया, क्योंकि वहाँ से रिटर्निंग जो होती है वो 4 बजे के बाद, शाम के 4 बजे के बाद वहाँ से वापस नहीं आने देते हैं। सो बरकोट का लोकल एक्सप्लोरेशन का प्लान बनाया मैंने डे 3 में, और पूछने पे मुझे पता चला कि वहाँ पे 2 स्पॉट ऐसे हैं जो कि हम जा सकते हैं, घूम सकते हैं। पहला था गंगनानी। गंगनानी जो है वो परशुराम जी से एसोसिएटेड है। बेसिकली उनके पिताजी का वहाँ पे आश्रम था जिनका नाम जमदाग्नि था, ऋषि थे। और दूसरा स्पॉट था लाखा मंडल। लाखा मंडल में पांडवों का स्थापित किया हुआ एक मंदिर है और कुछ वहाँ की लोकल कहानियाँ हैं। कहा जाता है कि वहाँ पे लाक्षागृह था, विच आई एक्चुअली डाउट। एनीवे, जैसे ही मतलब मौसम साफ हुआ मैं निकला तो मैंने गंगनानी की तरफ रुख किया। गंगनानी जाते समय मैं थोड़ा सा
एक गलत रोड लेके चला गया। हालांकि वो एक्सपीरियंस काफ़ी यूनिक रहा अपने आप में। मैं जमुना जी के ऊपर बने हुए एक पुल पे गया और वहाँ से मैंने बरसात के टाइम में जमुना जी का क्या रूप होता है वो देखा, और वो एक्सपीरियंस अपने आप में बड़ा ही यूनिक था। बिकॉज पानी का बहाव जो तेज़ था, ऐसा तो मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा था, बट पानी के नीचे पत्थर बहते हुए मुझे महसूस हो रहे थे, और उनकी जो आवाज़ थी वो बड़ी हैवी बेस वाली आवाज़ थी, जो कि शायद रिकॉर्डिंग में आपको सुनाई दे। यहाँ से निकलने के बाद फिर मैं वापस सही रास्ते पे आया, और थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद गंगनानी का रास्ता मिल गया। पहले तो गंगनानी तक गाड़ियाँ चली जाती थी, बट रिसेंट टाइम में वहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त बारिश हुई और क्लाउड बस्ट हुआ था, बादल फट गया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारा पत्थर नीचे जाने वाले रास्ते पे आ गया था, और गाड़ियाँ ऊपर ही रुक रही थी, नीचे लोग पैदल जा रहे थे। हालांकि ये डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है और आप इजीली उसको वॉक करके कवर कर सकते हैं। नीचे जाने के बाद जहाँ पे ऋषि जमदाग्नि का आश्रम था वो देखा, उनका स्थापित किया हुआ एक मंदिर है पुराना शिव जी का, वो देखा। और जमदाग्नि जी से जुड़ी हुई एक कहानी वहाँ पे ये है कि जब वो बुढ़े हो गए तो उन्होंने परशुराम जी से कहा कि भाई मुझे गंगा स्नान करने के लिए गंगा जी यहाँ पे चाहिए। चूँकि वो गंगा स्नान ही किया करते थे और गंगा जी काफ़ी दूर हैं वहाँ से, उनका आश्रम तो जमुना जी के बगल है बट गंगा जी वहाँ से काफ़ी दूर हैं। तो उन्होंने परशुराम जी से कहा कि भाई मुझे यहाँ पे आप गंगा जी को लेके आइए मेरे लिए। और तो परशुराम जी ने क्या किया कि जहाँ से गंगा जी की उत्पत्ति हुई है वहाँ से उन्होंने एक अंडरग्राउंड धारा गंगा जी की यहाँ तक निकाली, और यहाँ पे एक कुंड बना के उसमें उसका पानी कलेक्ट किया। तो उस कुंड को भी मैंने देखा, और एक तरह से देखा जाए तो ये भी अपने आप में एक संगम होता है गंगा जी और जमुना जी का, प्रयागराज से पहले। तो वहाँ पे काफ़ी देर रुका, लोगों से मिला जुला और थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन भी किया, और फिर वहाँ से निकल के दूसरा जो अपना स्पॉट था जो कि लगभग 25 किलोमीटर दूर है बरकोट से, वो है लाखा मंडल। लाखा मंडल जो मेन रोड है बिटवीन बरकोट एंड देहरादून, उससे डाइवर्ट होके एक रोड जाती है गाँव में, बहुत ही खूबसूरत गांव है उत्तराखंड का, और उसके बीच में ही लाखा मंडल का मंदिर है। तो पूछते हुए लोगों से, क्योंकि मैप वहाँ पे ठीक से डायरेक्शन नहीं बताता है, तो आपको लोकल लोगों से पूछना पड़ेगा कि लाखा मंडल का रास्ता कहाँ से कटता है और फिर आपको आगे कैसे जाना है। तो लकली एक टीचर मुझे मिल गई वहाँ पे जिन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी, और जो लाखा मंडल से भी 12 किलोमीटर और ऊपर उनका स्कूल था जहाँ वो पढ़ाने जाती थी। तो उन्होंने मुझे गाइड कर दिया और मुझे लाखा मंडल तक छोड़ दिया। लाखा मंडल में काफ़ी टाइम मैंने वहाँ पे बिताया, और वहाँ की जो सराउंडिंग माउंटेन रेंज है बहुत ही खूबसूरत लगती है। मौसम भी बहुत ही अच्छा रहता है वहाँ पे। और मंदिर के कैंपस के अंदर एक पंडित जी मिल गए जिन्होंने पूरा उस जगह का टूर कराया। एएसआई ने भी वहाँ पे काफ़ी सारा एक्सकवेशन किया है, काफ़ी सारी चीज़ों को रिकंस्ट्रक्ट किया है, और बहुत सारे स्टोन्स जो हैं वो अभी भी इन द प्रोसेस ऑफ एक्चुअली रिकंस्ट्रक्शन पड़े हुए हैं वहाँ पे। तो ये सब घूमने के बाद और काफ़ी सारा टाइम वहाँ पे देने के बाद मैं फिर वापस बरकोट की तरफ चलना शुरू किया। बरकोट से लाखा मंडल के टेम्पल के बीच में एक रेस्टोरेंट मिला था मुझे, राउतेला रेस्टोरेंट। वहाँ पे मैंने लंच किया। खाना बहुत ही टेस्टी है। अगर आप उस तरफ जा रहे हैं, राउतेला रेस्टोरेंट आपको मिलता है, तो आप ज़रूर एक बार वहाँ खाना खाइएगा। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड।
और चाय तो वहाँ की लाजवाब थी। लाखा मंडल और उसके सराउंडिंग का जो विलेज है और जो माउंटेन रेंजेस हैं वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत हैं कि वहाँ जाने के बाद आपको वहाँ से आने का मन नहीं करेगा। बट मुझे वापस आना था बरकोट एंड नेक्स्ट डे फिर मुझे वापस दिल्ली की तरफ निकलना था, इसलिए काफ़ी फिर भी मैंने वहाँ पे लगभग 2-3 घंटे बिताए होंगे और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। लाखा मंडल से निकल के जब बरकोट की तरफ जा रहा था तो जो गांव के रास्ते थे उसमें काफ़ी सारी वाइल्ड लाइफ मैंने देखी। एक फॉक्स भी देखा और बहुत सारे और भी बर्ड्स देखे जो कि बहुत रेयर हैं वहाँ पे, अब दिखती हैं, अक्सर दिख जाती हैं। बरकोट में शाम होते होते आ गया था और मैंने प्लान ये किया था कि शाम को बरकोट की मार्केट घूमूंगा, देखूंगा। जो कुछ पढ़ा था मैंने बरकोट के बारे में और वहाँ की मार्केट के बारे में वो ये था कि बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि बिल्कुल गलत था। एक्चुअली बरकोट की जो मार्केट है वो काफ़ी डेवलप्ड है, बहुत सारे एटीएम्स भी हैं। मैंने पढ़ा था कि वहाँ एटीएम नहीं है, बट वो सही नहीं है। 2-3 एटीएम्स मैंने देखे, एक से पैसे भी निकाले। और फिर खाने में भी वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है। तो एक रेस्टोरेंट मुझे किसी ने सजेस्ट किया वेजिटेरियन खाने का, तो वहाँ पे फिर मैंने डिनर किया। ये पूरा जो एक्सप्लोरेशन था लोकल बरकोट मार्केट का वो मैंने पैदल ही किया था। और होटल के पास से ही मार्केट शुरू हो जाती है एक्चुअली बरकोट की। तो वहाँ से घूमने के बाद मैं वापस होटल आ गया। इस तरह से मेरा डे 3 वहाँ पे एंड हुआ। डे 4 का कुछ ऐसा प्लान था नहीं, क्योंकि डे 4 15 अगस्त था और मुझे वापस दिल्ली आना था। तो आइडिया यही था कि सुबह से निकल जाऊंगा और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हुए धीरे धीरे मैं दिल्ली की तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि पहाड़ी एरिया और बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से कितना टाइम लग जाएगा, कहाँ पे जाम मिल जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता था। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी ही निकलने का प्लान कर रहा था। 15 अगस्त के लिए मैंने पहले से इन्फॉर्म कर दिया था होटल में कि मैं अर्ली मॉर्निंग चेकआउट करूँगा 7 बजे के आसपास। और किचन वहाँ का लेट थोड़ा शुरू होता है, वैसे भी ऑफ सीजन था तो चीज़ें स्लो हो जाती हैं। तो उन्होंने बोला कि हम चाय तो आपको दे देंगे, बट ब्रेकफास्ट के लिए आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। तो मैंने ये प्लान किया कि चलो रास्ते में कहीं रुक के ब्रेकफास्ट कर लेंगे और चाय पी के निकल चलेंगे यहाँ से। तो मॉर्निंग में मैंने चेकआउट कर दिया। सो KMVN बरकोट का जो टैरिफ है वो 1500 रुपये है फॉर अ डबल बेड, जिसमें और कुछ इंक्लूडेड है नहीं। मतलब आप ब्रेकफास्ट वगैरह भी अगर ऑर्डर करोगे तो आपको अलग से करना पड़ेगा। बट फिर भी मैं बोलूँगा 1500 रुपये वर्थ है। काफ़ी अच्छा रूम, साफ़ सुथरा, अटैच्ड बाथरूम और काफ़ी एरी बाथरूम भी था, वाटर सप्लाई अच्छी थी। 15 अगस्त की सुबह निकलते निकलते 8:30 बज गया। और ये टाइम ऐसा था जब 15 अगस्त का सेलिब्रेशंस मनाए जा रहे थे स्कूलों में। और KMVN का जो टूरिस्ट हाउस जहाँ मैं रुका था बरकोट में, वो उसके आसपास भी 2 स्कूल्स थे। तो मैं गाड़ी में सामान रख के बाहर निकला ही था और कैमरा वगैरह सेट कर रहा था अपना, तभी 2 लेडीज़ ने मुझसे लिफ्ट मांगी। मुझसे पूछा कि आप किस तरफ जा रहे हो, तो मैंने बताया दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी कि आगे तक आप मुझे छोड़ देना। और उनमें से एक तो टीचर थी और दूसरी जो थी वो एक शहीद की वाइफ थी। ITBP के सोल्जर थे जिन्होंने कारगिल में अपना बलिदान दिया था। तो उनका एक स्मारक भी बना हुआ था रास्ते में, जहाँ पे मैं रुका और उनको श्रद्धांजलि दी। फिर मैं वहाँ से मुझे पता लगा कि एक्चुअली ये रास्ता थोड़ा सा लंबा पड़ेगा और रास्ते में लैंडस्लाइड वगैरह की चांसेस ज़्यादा हैं। तो मुझे उन्होंने वापस बरकोट की तरफ भेजा और बोला कि आप दूसरा रास्ता लेके निकलो, वो आपको शॉर्ट पड़ेगा वाया देहरादून। तो मैं देहरादून के रास्ते पे वापस निकला। अगेन कुछ लोगों ने मुझसे लिफ्ट मांगी और मैंने उनको लिफ्ट दी। आगे बढ़ते हुए मेरा प्लान ये था कि शायद राउतेला रेस्टोरेंट आज फिर मिलेगा मुझे रास्ते में, बट समहाउ इफ़ आई मिस्ड, आई डोंट नो, वो रेस्टोरेंट मुझे मिला नहीं। तो एक ऐसे ही रेस्टोरेंट में मैंने
रोड साइड में देख के सुबह नाश्ते में छोले और समोसे खाए। वहाँ के छोलों की खासियत ये थी कि उसमें काले और सफ़ेद दोनों छोले पड़े हुए थे, बट इट वाज टेस्टी। और चाय भी पी। वहाँ से निकलने के बाद फिर मैं आगे बढ़ा। रास्ते भर बिटवीन बरकोट एंड देहरादून मुझे हर दूसरे मोड़ पे वाटरफॉल मिल रहे थे और सारे माउंटेन काफ़ी लश ग्रीन थे। इतना खूबसूरत उत्तराखंड बारिश के टाइम पे हो जाता है, बट एट द सेम टाइम लैंडस्लाइड का खतरा हमेशा बना रहता है। इनफैक्ट जब मैं बरकोट से और देहरादून की तरफ ड्राइव कर रहा था तो लैंडस्लाइड तो मिले ही, जगह जगह रोड के ऊपर बहते हुए वाटरफॉल का पानी मिला, बट रिस्की काफ़ी रहता है उत्तराखंड मानसून के टाइम पे। और बेहतर यही होता है मानसून के टाइम पे कि आप उत्तराखंड ना ही जाएं अनटिल अनलेस की बहुत ज़रूरी हो। बट छुट्टियां थी और मुझसे रहा नहीं गया, सो आई डिसाइडेड टू गो। बट वापसी के टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना ख़तरनाक हो सकता है। इनफैक्ट कुछ प्लेसेस पे मैंने थोड़े डिस्टेंस पे ऊपर से पत्थर गिरते हुए देखे। वो समहाउ रिकॉर्ड नहीं हुए कैमरे में, बट वो अगर सीधे गाड़ी के ऊपर गिरते तो शायद गाड़ी काफ़ी हद तक डैमेज हो जाती। थे छोटे ही, बट उसका इम्पैक्ट हाइट से गिरने की वजह से इतना होता कि गाड़ी में अच्छा खासा डेंट आ सकता था। सो इस तरह की वेदर में उत्तराखंड एडवाइजेबल इसलिए नहीं होता क्योंकि रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो बहुत ही ज़्यादा रिस्की एरिया होता है वहाँ तो सरकार ही रोक देती है लोगों के मूवमेंट को, जैसा कि यमुनोत्री की साइड में हुआ। सड़क पे जो पानी आ जाता है झरनों का, उसकी वजह से गाड़ी के नीचे जो अंडर बॉडी प्रोटेक्शन होता है वो मुड़ गया था और वो रोड से घिसट रहा था। तो उसका कुछ टेम्परेरी इंतज़ाम किया मैंने। फिर वापस प्लेन्स में आने के बाद मैंने उसको फिक्स कराया। ज़्यादा रास्ते में मैंने कुछ खाने की इच्छा नहीं हुई, पता नहीं क्यों। जब मैं ड्राइविंग करता हूँ कंटिन्यूस बैठे हुए, उसमें भूख ऑलमोस्ट ना के बराबर लगती है। तो भी कुछ हल्का फुल्का खाते हुए मैं आ रहा था रास्ते में, सो दैट कि वीकनेस ना हो। प्लेस में आने के काफ़ी बाद मुझे रास्ते में सबवे दिखाई दिया, तो मैंने वहाँ पे एक सैंडविच खाई एक्चुअली। फिर मैंने वापस कंटिन्यू कर दिया टूवर्ड्स होम। और एक जगह पे अमरूद बेचते हुए एक भैया मिले, तो उनसे भी थोड़ी देर बात किया, उनकी कुछ फ़ोटोज़ भी खींचे और उनसे अमरूद भी ख़रीदा। ये सब करते हुए मैं शाम होते होते घर आ गया था। इस ट्रिप में मैंने टोटल 934 किलोमीटर्स कवर किया और गाड़ी ने जो एवरेज दिखाया वो 14.7 का दिखाया। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 63.5 लीटर्स पेट्रोल इस पूरी ट्रिप में लगा। और अगर 96 का एवरेज 96 अगर हम पर लीटर पेट्रोल की प्राइस रखें तो लगभग 6100 का तेल इस पूरी ट्रिप में लगा। ये ट्रिप काफ़ी अच्छी थी। जस्ट अगर लैंडस्लाइड नहीं होती और मैं यमुनोत्री की तरफ जा पाता तो ये एक्सपीरियंस अपने आप में काफ़ी अच्छा होता। लोगों ने रिकमेंड किया कि आप अक्टूबर के आसपास आइएगा तो आपको काफ़ी खूबसूरत व्यू भी मिलेगा, साथ में आप यमुनोत्री तक जा सकते हैं। यमुनोत्री का जो रास्ता है ट्रैक करने वाला, जैसे मैंने पहले बताया, काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रैकिंग है उसकी। और बारिश में उसके ऊपर काफ़ी सारे एल्गी ग्रो कर जाते हैं और मॉस ग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी स्लिपरी हो जाता है। तो वो एक रिस्क फैक्टर एडिशनल उसमें बढ़ जाता है। तो इसलिए वहाँ का रास्ता बंद ही कर दिया जाता है, सो दैट कि किसी तरह का कोई इंजरी या कैजुअलिटी ना हो लोगों की।
आप यमुनोत्री जाने का प्लान कर रहे हैं दिल्ली से, तो आप सीधे यहाँ से बरकोट होते हुए जानकी चट्टी तक जा सकते हैं। अगर आप अपने व्हीकल से निकल रहे हैं, सुबह थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं, तो बरकोट क्रॉस करके आप जानकी चट्टी तक आराम से पहुँच सकते हैं। जानकी चट्टी के बाद फिर आपको ट्रैक करना होता है, तो जानकी चट्टी में बहुत सारे एकोमोडेशन है, आप वहाँ रुक सकते हैं और फिर आगे आप ट्रैक करके यमुनोत्री तक जा सकते हैं। जाने का जो सही टाइम है वो जैसे मैंने पहले बताया सितंबर अक्टूबर ही है। उसके पहले अगर आप जाएंगे तो हो सकता है आपको लैंडस्लाइड मिले और हो सकता है आगे रास्ते ब्लॉक भी मिले। सो ये था एक छोटा सा वीडियो जो कि मैंने सोचा कि इस पूरे 4 डेज़ की ट्रिप को समराइज़ करके आपके लिए बनाऊं। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट फ्राइडे 7:30 फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।